जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो रोज मोटिवेशन अगर चाहते हो, क्योंकि जो एस्पिरेंट होता है उसके ज़िंदगी में काफ़ी बार ऐसा आता है कि उसको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मोटिवेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे/मोटिवेशन। तो यहाँ पर अगर आप मोटिवेशन पर जाओगे तो रोज़ आपको कोई ना कोई मोटिवेशनल कोट्स जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी, जो आपको ज़रूर बूस्ट करेगी। तो ज़रूर यहाँ पर विजिट कीजिए और पसंद आता है तो ही फॉलो कीजिए। चलिए यहाँ पर हम 13 नवंबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो जानने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूँ कि डिले हो गया है आज, लेकिन यकीन मानिए कि आज की जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब पूरा पेपर, फुल पेपर, मतलब यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि सीधा जो एडिटोरियल है वो पेज से शुरू कर रहे हैं और वहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। फ्रंट पेज से लेकर तो लास्ट पेज तक जाएंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी यहाँ पर कवर करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो बिना शेयर किए आप रह नहीं पाओगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट पेज पर आते हैं। फ्रंट पेज पर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर कंसिडर कर रहा है, फेवरेबली कंसिडर कर रहा है कि हम यहाँ पर जो इंडिया से जो वीट है, जो अनाज है, अफगानिस्तान में लैंड रूट के थ्रू जाने देंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से है वो है इस चीज़ को समझना कि मैप किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पर आप देखोगे ये है पाकिस्तान और यहाँ पर हमें हमारा भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब अगर हम ये वाला पोर्शन देखते हैं, हालांकि हमारा पूरा भारत जो है वो ये इस तरीके से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर एंड यहाँ पर लद्दाख इस तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम पीओके कंसिडर करते हैं तो इस तरीके से कुछ जो लाइन है वो निकलती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब ये एलओसी। एंड यहाँ हमें पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो देखने को मिलता है। मतलब यहाँ जो बॉर्डर टच कर रही है अफगानिस्तान की इंडिया को, ये छोटी सी बॉर्डर अगर हमें लैंड रूट के थ्रू अफगानिस्तान में जाना है, क्योंकि बाकी कोई भी जरिया नहीं है कि हम लैंड रूट के थ्रू अफगानिस्तान में जा सकते हैं, तो अगर हमें लैंड रूट के थ्रू अफगानिस्तान में जाना है तो पीओके के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब पीओके मतलब क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, मतलब डायरेक्टली लैंड रूट के थ्रू जो जान नहीं देता है। लेकिन अब अफगानिस्तान जो है वहाँ पर आ चुका है तालिबान का रूल। अब तालिबान का रूल आ चुका है तो पाकिस्तान जो उसको सपोर्ट करना तो लाजमी है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो बच्चे हैं वो माल नरिशमेंट से उनकी डेथ हो रही है, जो खाना है अफगानिस्तान में ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे सिनारियों में इंडिया ने एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो हम अनाज है वो भेजेंगे, ऐसा इंडिया ने कहा था और इंडिया जो है भेजने को तैयार भी है। ऐसे सिनारियों में अगर पाकिस्तान बीच में अड़थड़ा डालता है तो फिर वहाँ पर पाकिस्तान जो है उसको तो बहुत खतरा था, इसलिए खतरा ना मोल लेने के लिए पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है, फेवरेबली कंसिडर यहाँ पर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जाने देंगे। अब दूसरा रास्ता कौन सा था? अभी तो तालिबान का कब्जा है, लेकिन क्या इससे पहले हम नहीं बेचते थे? इसी के लिए तो चाबहार पोर्ट जो है यहाँ पर बनाया गया था। चाबहार पोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट देखने को मिलता है। चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। चाबहार पोर्ट के थ्रू हम यहाँ पर ईरान में जो बनाया गया था हमारे द्वारा, वहाँ से हम यहाँ पर अफगानिस्तान में जो अनाज है वो भेजा करते थे। वीट का पहला कंसाइनमेंट जो है कुछ ही साल पहले गया था। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें अरेबियन सी जो है ये देखने को मिलता है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर ओमान है, यहाँ पर यमन है, सऊदी अरेबिया है और यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो एरिया है वो हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये पूरा सिनारियो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो अफगानिस्तान में इंडिया के डेवलपमेंट प्रोग्राम देखने को मिलते हैं तो वेरियस टाइप के देखने को मिलते हैं, जैसे कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इसी के थ्रू तो काफ़ी सारी चीज़ें जाती है अफगानिस्तान में। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर एयर और लैंड कनेक्टिविटी के थ्रू इंप्रूव करना, ये सारी चीज़ें इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें देखने को मिलती है। और इसीलिए इंडिया और अफगानिस्तान का जो इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम जब हमारा जो कोर्स है यूपीएससी का कोर्स जो है जो एमएम अकेडमी पर चलता है, वहाँ पर जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस अभी जल्दी ही कवर करेंगे तो वहाँ पर अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ट्रेड है, अफगानिस्तान के साथ जो हमारा रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग चाइना एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग म्यांमार, इंक्लूडिंग मालदीव्स। तो ये सभी जो रिलेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। चलिए फ्रंट पेज पर ही हमें एक और न्यूज़ देखने को मिल रही है जो कि है सबवर्टिंग सिविल सोसाइटी इज न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर।
यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल जो है, उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग थी, वहाँ पर सब आईपीएस जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। और वो जगह पर यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होते हैं हमारे सोसाइटी में से ही, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें निकल रही है, उसको काउंटर करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो क्या है, वही हम जानेंगे हमारे जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इस पर्सपेक्टिव से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब देखिए, ये जो वीडियो होता है ये देखने का इम्पोर्टेंस क्या है, जो वीडियो है इससे आपको जानने को क्या मिलता है, वीडियो से फ़ायदा क्या होता है, ये आपको अभी यहाँ पर समझ में आएगा। अभी मेंस के लिए क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, न्यू फ्रंटियर्स ऑफ वॉर, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट बोला गया अजित डोवाल के द्वारा, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट जैसा का वैसा उठाकर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस पर कमेंट करने को कहा जा सकता है, या फिर आपको फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पर है न्यू फ्रंटियर्स ऑफ वॉर, व्हाट यू कॉल द फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर इज सिविल सोसाइटी, कमेंट। तो ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो इस पर जवाब जो है अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें आपको समझने की ज़रूरत है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और इसके वजह से तो और ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। तो इसलिए यहाँ पर फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, समझ में आ रहा है क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर वीडियो देखने का? नहीं तो फिर न्यूज़पेपर में अच्छा ऐसा अजित डोभाल ने कहा क्या बड़ी न्यूज़ है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या निकलता है, ये इंपॉर्टेंट निकलता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है ये यहाँ पर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि यहाँ पर जो अनरेस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है विद इन द सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के अंदर ही। क्या है, अगर समझ लो यहाँ पर एक देश है, अब देश के बाहर यहाँ पर क्या होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जो टेररिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन से ये सब यहाँ पर पनपती है, एंड देन वो यहाँ पर जो अटैक जो है वो करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में हो क्या रहा है कि सोसाइटी के अंदर ही यहाँ पर अनरेस्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, कल्चरल स्ट्रगल जो है उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रहे हैं हमारे सोसाइटी के अंदर ही, जिसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन है, हमारे सोसाइटी में इंटीग्रेशन होना चाहिए। हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है इंडिया की वो रहनी चाहिए, लेकिन जो इंटीग्रिटी है वो यहाँ पर ख़त्म होती जाती है, डिसइंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर यूनिटी जो है वो भी यहाँ पर खतरे में आ जाती है, क्योंकि जो सोसाइटी है उसमें कल्चरल स्ट्रगल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर नॉन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क जो है, जिसमें हमें फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट शुरू हो जाती है, जैसे कि एथनिक ग्रुप्स जो है उसमें यहाँ पर क्रिएट कर देना, माफियाज जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाना, ट्रैफिकिंग जो है वो यहाँ पर हो जाना, और ये जो इंडॉक्ट्रिनेशन है, ब्रेन वॉश है, जो यहाँ पर डिटैचमेंट है सेक्शंस का, उसके थ्रू यहाँ पर ये सारे लोग जो है वो काम करते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं रेडिकलाइजेशन बहुत ही खतरनाक चीज़ है। रेडिकलाइजेशन हमने कई बार देखा हुआ है। रेडिकलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको बताया जाता है कि देखो तुम्हारी ही गवर्नमेंट तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही है, और जब उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है और यहाँ पर हक जो है वो छीनना पड़ेगा, तब वायलेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पावर है मीडिया की, है ना, वो यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा पोटेंट साबित होती है। मतलब मीडिया की जो शक्ति है वो यहाँ पर जनमत के निर्माण के लिए अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि अभी अगर आप रिसेंटली हाल ही में देखोगे तो अभी जो हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस है वो अगेन हमें देखने को मिल रहा है। जो अमरावती है महाराष्ट्र में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर मतलब जो सेक्शन 144 है वो भी लागू किया गया, कर्फ्यू जो भी लागू किया गया। तो मतलब क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होते हैं जब लोग मीडिया के थ्रू यहाँ पर चीज़ें सुनते हैं और मीडिया के थ्रू समझते हैं। खासकर अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर मैंने कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन, ये जो है इस पर ऑलरेडी काफ़ी बार मैंने चर्चा की हुई है, वीडियो जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर किसी को पता है कौन से न्यूज़पेपर एनालिसिस में मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। देन वायरल वीडियोस, फॉल्स अपडेट जो है कम्युनल क्लैशेस के, राइट्स के, और ये कोई ऐसा नहीं है हम हवा में बात कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो देखने को मिल रहा है, अभी एट प्रेजेंट, और ऐसा नहीं है कहीं और। आज के इंडियन एक्सप्रेस के ही न्यूज़ में अच्छी खासी बाकायदा न्यूज़ देखने को मिल रही है, वो भी हम आगे देखेंगे, जहाँ पर अमरावती में कम्युनल वायलेंस जो है वो हो रहे हैं। ईजियर हो गया है कि यहाँ पर जो फॉल्स नरेटिव्स है वो यहाँ पर स्प्रेड किया जाए, दुनिया में कहीं पर भी नरेटिव स्प्रेड किया जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेडिशनल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, पोटेंट हो जाते हैं, तो इनको रिजॉल्व करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है।
अब क्या है, यहाँ पर जो सेक्शनिस्ट है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, वो यहाँ पर डेवलप होती है। इंडिया में रह के, जैसे प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स अगर हम देखते हैं इंडिया में, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर देखते हैं, वहाँ पर भी हमें टर्मोइल जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद नक्सल सिंपथाइजर अगर हम देखें तो मतलब क्या होता है, ह्यूमन राइट्स के लिए जो लड़ते हैं कि नहीं भाई नक्सल जो है, नक्सल्स वो यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको सप्रेस करती है, गवर्नमेंट उनको मारती है, तो नहीं 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 ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ एक सेक्शन होते हैं जो सिंपथाइज करते हैं नक्सल्स के साथ, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको यहाँ पर क्या करते हैं, उनको यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको कंट्रोल करने में बाधा जो है वो क्रिएट करते हैं। पोलराइजेशन जो है सोसाइटी का वो यहाँ पर हो जाता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस एक बार अगर छूट गया कि गवर्नमेंट जो है वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, हमारे जो इंटीग्रिटी है, हमारी जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हमें जो आर्टिकल 21 हमारे संविधान के तहत दिया गया है, सरकार उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो फिर पोलराइजेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो नेबरहुड है उसका होस्टाइल, अनसेटल्ड बॉर्डर अगर हम देखें इंडिया की, तो चाइना पाकिस्तान के साथ काफ़ी अनसेटल्ड बॉर्डर हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर राइवलरी जो है वो क्रिएट हो जाती है। सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन, यहाँ पर जो एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है उसमें यहाँ पर जो एलिनेशन है वो क्रिएट हो जाता है। एक बार अगर एलिनेशन क्रिएट हो गया फिर तो भयानक सिनारियो हो जाता है और यहाँ पर प्रॉब्लम जो है बहुत बुरी तरीके से क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं सिविल सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी जो है ये एक ऐसा स्पीयर है जहाँ पर इंडिविजुअल और स्टेट है ना, ये यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों मतलब एक खड़े हैं। इंडिविजुअल साथ में आते हैं ये एसोसिएशन के साथ लाइफ बिताने के लिए कि चलो हम साथ में यहाँ पर हमारी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पर अब यही सोसाइटी में अगर सोचिए कि अगर अनाचार क्रिएट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे या नहीं होंगे, इसको ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा कि एक सोसाइटी में, एक सोसाइटी जो है उसमें किसी की मेंटालिटी अगर पूरी एक्सट्रीम जा रही है, एक्सट्रीमिस्ट हो रही है, उसको पता लगाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, डी रेडिकलाइज करना भी मुश्किल हो जाता है। स्टेट इंटेलिजेंस एंड पुलिस जो है उनको ऐसे थ्रेट्स के लिए मतलब क्या किया जाना चाहिए, नियोजित किया जाना चाहिए। पुलिस फोर्सेस जो है उन्होंने कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ सेल्फ ट्रेनिंग में यहाँ पर रहना चाहिए एंड जो लोगों के साथ कनेक्शन है वो यहाँ पर एम्फेसिस किया जाना चाहिए, जैसे कि 4th जनरेशन वॉरफेयर जो है वो यहाँ पर एक इनविजिबल एनिमी जो है वो यहाँ पर उससे हम लड़ सके, मतलब एक अदृश्य दुश्मन के साथ चौथी पीढ़ी के युद्ध से निपटने के लिए लोगों से जुड़ने पर जोर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, लोग अगर एलिनिएट हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म है वो पनपेगा। अगर लोग साथ में रहेंगे तो यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म जो है पनपने की संभावना कंपैरेटिवली कम हो जाती है। देन इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है उसको है मेयर लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम की तरह ही नहीं, लेकिन उसके बियॉन्ड यहाँ पर दिखना चाहिए। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सभी डायमेंशन, सभी लेवल पर, पॉलिटिकल बोलिए, इकोनॉमिक बोलिए, सोशल बोलिए, सभी लेवल पर यहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक राइट बैलेंस जो है वो यहाँ पर स्ट्राइक करना ज़रूरी है, जिससे कि जो भी चैलेंजेस है उससे हम इफेक्टिवली यहाँ पर लड़ सकते हैं। ये है 4th जनरेशन वॉरफेयर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पूरा एक ढांचा आपको मिल गया है कि 4th जनरेशन वॉरफेयर पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका जवाब जो है वो दे पाओगे। देन उसके बाद जो मैं अभी आपको बता रहा था, वायलेंस जो हमें देखने को मिल रहा है फ्रंट पेज पर ही है, अमरावती जो है वहाँ पर वायलेंस देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पर अफवाह उड़ जाती है कि एक मस्जिद जो है उसको गिराया गया, कहीं और, अमरावती नहीं कहीं और, यहाँ पर मस्जिद जो उसको गिराया गया। देन उसके बाद एक एकेडमी है वो यहाँ पर मतलब जो इस्लामिक हमें देखने को मिलती है वो यहाँ पर रैली निकालती है, वो रैली निकालती है तो कुछ यहाँ पर जो दुकानें हैं जो हिंदू को बिलोंग है ऐसा बोला जाता है तो उनकी तोड़ दी जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर जो पॉलिटिकल, जो हिंदुत्व पॉलिटिकल ये है पार्टी है, उनके द्वारा रैली निकाली जाती है, वहाँ पर जो मुस्लिम दुकानें हैं उनको यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। मतलब इस तरीके से यहाँ पर वायलेंस जो है वो देखने को मिलता है और फिर वहाँ पर जो सेक्शन 144 है, कर्फ्यू है, वो यहाँ पर लागू किया जाता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और मिस इन्फॉर्मेशन पर ऑलरेडी मैंने अच्छे तरीके से वीडियो बनाया हुआ है, वो जिसको भी पता है कि कौन से दिन के न्यूज़पेपर एनालिसिस में है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देन उसके बाद 4th पेज पर आते हैं। 4th पेज पर यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपना मतलब प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कंगना रनौत को जो पद्मा अवार्ड मिला है उसको वापस लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर आनंद शर्मा के द्वारा कहा गया है। अब देखिए ऐसे जो छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं
ठीक है, उनके लिए इन्फोग्राफिक तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि इन्फोग्राफिक तरीके से, और बहुत ही खूबसूरती से इन्फोग्राफिक तरीके से जो है मैं समझाता हूँ, इसलिए आपको मज़ा आ जाएगा उसमें। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पर ही भाई साहब। टेलीग्राम चैनल पर आपको माइंड मैप्स बाय मयूर सर ऐसा अगर आप डालोगे तो यहाँ पर आपको पता, अब पहली बार मैं इसको जग जाहिर कर रहा हूँ, अभी तक मैंने इसको छुपा कर रखा था ये चैनल को, तो पहली बार मैं इसको इस चैनल को जो है वो बाहर लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर सारे इन्फोग्राफ जो है वो आपको मिलेंगे, क्विज जो है वो भी आपको मिलते हैं, इन्फोग्राफ जैसे रिसेंटली जो भी न्यूज़ में चलता है, जैसे रिसेंटली 7 डे कल्चरल फेस्टिवल जो है नॉर्थ ईस्ट का, वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा यहाँ पर इन्फोग्राफिक तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब पद्मा जो है, पद्मा अवार्ड, वो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, अब वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इन्फोग्राफिक में समझ में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इन्फोग्राफ मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर पद्मा अवार्ड्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पद्मा अवार्ड्स अगर आप देखोगे, रिसेंटली प्रेसिडेंट जो है उन्होंने प्रेजेंट किए पद्मा अवार्ड्स 119 रेसिपिएंट्स को 2020 राष्ट्रपति भवन पर। और रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप देखोगे 2021 की यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन जो है भारत रत्न पर पूछा गया था, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पूछा गया था, इसलिए आपको पता रहना चाहिए। इसमें हमें 3 अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड जो है मतलब पद्म विभूषण जो सबसे ऊपर है, देन पद्म भूषण, देन उसके बाद पद्मश्री, इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अभी देखिए इसके बारे में अगर हम देखें तो पद्मा अवार्ड जो है अनाउंस किए जाते हैं एन्युअली रिपब्लिक डे 26 जनवरी पर, एंड इंस्टीट्यूट किए गए हैं 1954 में। यहाँ पर इंटरप्शन, सस्पेंड जो है वो भी किए गए, जैसे पूछा गया है कई बार, तो बीच में सस्पेंड भी किए गए थे। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है इंडिया का, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो हमें देखने को मिलता है। ये हायर कैटेगरी जो है पद्मा अवार्ड की, ओनली वेयर एटलीस्ट 5 ईयर जो है वो यहाँ पर रिलैप्स हुआ है उसके अर्लियर पद्म, मतलब समझ लीजिए पद्मश्री मिला है, उसके 5 साल के बाद ही उसको पद्म भूषण, देन उसके बाद 5 साल के पद्म विभूषण, इस तरीके से सम्मानित किया जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो इस तरीके का है कि यहाँ पर जो अचीवमेंट्स है जो अलग अलग फील्ड में की है, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक सर्विस जहाँ पर इन्वॉल्व है, उसमें यहाँ पर उनको फ़ायदा मिले। पद्म विभूषण जो है हाईएस्ट है हायरार्की में, उसके बाद पद्म भूषण, देन उसके बाद पद्मश्री, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर अवार्ड तो हमने देख लिया है कि अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं तो अवार्ड जो है कन्फर्ड किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय पद्मा अवार्ड कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा हर साल। तो ये भी एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजुअली मार्च या अप्रैल हर साल इस महीने में। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती है। और अगर आपने एम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो आपको इंडियन पॉलिटी, इंडिया ईयर बुक, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मतलब सभी आपको देखने को मिलेगा और आपको मज़ा आ जाएगा। तो इतने हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और सबसे लोएस्ट प्राइजेस में है, मतलब इतने कम प्राइस में आपको इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। डेमो लेक्चर भी आप देख सकते हो, कहीं पर भी इस पर क्लिक करोगे, पहले 2 लेक्चर डेमो लेक्चर है, तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप प्रोफाइल में जाओगे, देन उसके बाद आप जो प्लान है आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, वो आप ले सकते हो और कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। तो आइए अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे एक्सप्लेन सेक्शन पर। तो एक्सप्लेन सेक्शन पर यूएस इन्फ्लेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यूएस में इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हो रहा है तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट इसका होता है, तो ये अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि न्यूज़ क्या चल रही है। तो ओवर द लास्ट फ्यू डेज प्राइजेस जो है काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं और ये काफ़ी अटेंशन जो है ग्रैब कर रहा है ग्लोबली, इंडिया में है ना, ग्लोबली भी और इंडिया में भी। यूएसए लेबर डिपार्टमेंट उसने रिपोर्ट किया रिटेल इन्फ्लेशन जो है स्पाइक हुआ है टू 6.2% अक्टूबर में। इंडिया के नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है उसके डेटा के हिसाब से रिटेल इन्फ्लेशन जो है 4.5% रोज हुआ है सेम मंथ में। मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई यूएसए का बढ़ा तो हमारा भी बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। तो ये क्यों हो रहा है, ये अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है वो समझना जरूरी है। देखिए इन्फ्लेशन हम सभी को पता है कि भाई मतलब प्राइस राइज, अगर हम देखें तो वो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। मतलब समझ लीजिए कि कोई चीज़ पहले 10 रुपए की थी लेकिन अब वो अगर 20 रुपए की हो जाती है, मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा है। अभी हाल ही में जो माचिस की डिब्बी है इतने सालों से 1 रुपए की बिकती थी लेकिन अब उसको 2 रुपए का कर दिया गया है। मतलब क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन यहाँ पर हो रहा है, महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है। हमारा जो आरबीआई है वो कोशिश करता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है 4+-2 रहे, मतलब 2 से लेकर 6 के बीच के ब्रैकेट में रहे। लेकिन कई बार अभी ऐसा, पहले तो ऐसा था कि भाई डबल डिजिट में था लेकिन फिर उसके बाद कम हो गया, तो अभी भी ऐसा हो रहा है कि टारगेट से ऊपर ही हम चल रहे थे, है ना। टिपिकली इंडिया में इन्फ्लेशन रेट जो है कैलकुलेट किया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हाई इन्फ्लेशन रेट
यहाँ पर परचेसिंग पावर को इरोड करता है। कैसे? समझ लीजिए अभी अगर कोई इंसान है वो अगर 20 रुपये कमा रहा है और 20 रुपये का समझ लीजिए एक कैडबरी आती है, तो 20 रुपये की कैडबरी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन समझ लीजिए अब 20 रुपये की नहीं है, 30 रुपये की हो गई, मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई। तो अब 20 रुपये की ये इंसान जो है 20 रुपये कमा रहा है, वो अब अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो परचेसिंग पावर जो है उसको ये इरोड करता है, कम करता है। गरीब इंसान जो उसके पास कम पैसा रहेगा तो वो यहाँ पर फास्ट राइजिंग प्राइजेस, जो यहाँ पर प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। यूएसए में जो प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? इन्फ्लेशन यहाँ पर काफ़ी बढ़ रहा है यूएसए में, डिमांड इंक्रीज होने की वजह से, और या फिर जो सप्लाई है उसका डिक्रीज होने की वजह से। देखिए इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो किस वजह से बढ़ती है? दो तरीकों से हमें मोस्टली देखने को मिलती है। एक तो यह है डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, मतलब समझ लो कि लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया हो, फिर लोग ज़्यादा खरीदी कर रहे हो, मतलब डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो अपने आप क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है ना। दूसरा आता है सप्लाई अगर कम हो जाए। भाई सप्लाई अगर कम है तो फिर लोग जो है बोलेंगे नहीं भाई ख़त्म हो रहा है तो जल्दी जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी ले लो। तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है वो राइज होता है। रैपिड रोल आउट जो कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव का किया गया, उससे यूएस इकोनॉमी जो है शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। शार्प रिकवरी हो गई, लोगों के हाथों में पैसा आया, लोग जो है खर्च करने को तैयार है, तो एक इन्फ्लेशन जो है वो स्पाइक हमें वहाँ पर देखने को मिला, अनएक्सपेक्टेड फास्ट रिकवरी की वजह से। ये जो रिकवरी है, इसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप किए गवर्नमेंट ने भी। तो गवर्नमेंट ने जब पंप किए तो लोगों के हाथों में पैसा है, लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, है ना। लोगों के हाथों में पैसा है, लोग बोलेंगे नहीं भाई हमको तो डांस देखना है, तो चलो भाई डांस देखने जाएंगे। तो वहाँ पर क्या हो, टिकट के प्राइसेस राइज हो रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया जो है उसका रिटेल इन्फ्लेशन वरिंग रहा है, अबव आरबीआई के लिमिट के ऊपर रहा है, मतलब जो हमने देखा है 2 से लेकर 6 के बीच में रहना चाहिए, तो ऊपर ही रहा है। ठीक है, अब इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि क्या होता है, यहाँ पर लोग डिमांड कब बढ़ती है? जब लोग ज़्यादा खरीदी कर रहे हैं, मतलब लोग जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब लोग जो है ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तब जाकर डिमांड इंक्रीज होती है। अब लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इसका एक और मतलब क्या निकलता है, लोग के हाथों में पैसा आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मगर इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोगों के हाथों में पैसा भी नहीं आ रहा है, मतलब हमारी ग्रोथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी नहीं हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो भी राइज हो रहा है। भाई फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड जो है वो तो चाहिए ही होता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है उसमें राइज हमें देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन, जहाँ पर ग्रोथ भी नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, ये हमें देखने को, ये वरी हमें हमारे देश में देखने को मिलती है। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी को दो ब्रॉड बेस से यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। एक तो इंडिया के जो फर्म है, रेज मनी आउटसाइड इंडिया, वो कॉस्टलियर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि समझ लीजिए अभी यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है, तो क्या होगा, जो भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा हो जाएगा। इसकी वजह से बाहर से अगर कोई पैसा आ रहा है वो भी महंगा हो जाएगा। दूसरा, आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी उनको अलाइन करना पड़ेगा बाय रेजिंग इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिकली, है ना। मतलब यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, अपना रेपो रेट जो है, जैसे ही अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अपना रेपो रेट जो है बढ़ा देती है। रेपो रेट बढ़ा देगी तो अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के हाथों में कम पैसा आएगा। एंड यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, दूसरा क्या होता है, ग्रोथ को बढ़ाना है अगर आरबीआई को, तो वो अपना रेपो रेट कम कर देती है, जिससे ग्रोथ जो है, लोगों के हाथों में पैसा है, लोग खरीदी करें एंड ग्रोथ बढ़े। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम ये है कि ये कम नहीं कर सकती आरबीआई, इवन तो हमारा ग्रोथ जो है बहुत कम है, क्योंकि अगर ये करेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़, ये समस्याएं जो है वो हमें देखने को मिल रही है अभी। देखिए, और अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में जानना है, तो मतलब पूरा इकोनॉमी अगर आपको जानना है, फुल इकोनॉमी का कोर्स जो है वो अवेलेबल है MM अकेडमी ऐप पर। पूरा इकोनॉमी का कोर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, रमेश सिंह की किताब जो है पूरी तरीके से मैंने कवर की हुई है। लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं देखना है, आपको मज़ा, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हम खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम बिना खुद पे इन्वेस्ट किए ही हम ये कर लेंगे, तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आप इन्फ्लेशन का चैप्टर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर, ठीक है, तो फ्रीली अवेलेबल है, तो वो आप चैप्टर जो है वो देख सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरा 1.5 घंटे के, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के वीडियो में पूरा इन्फ्लेशन जो है समझा रखा है, इंक्लूडिंग द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये वीडियो एटलीस्ट आप ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर इन द एज ऑफ हाइब्रिड क्रॉप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग लैंड रेसेस। तो ये क्या है, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अमंग द विनर्स, यहाँ पर जिनको पद्मा मिला है उसमें से रही बाई भी है, जिनको पॉपुलरली सीड मदर जो है वो भी कहा जाता है। उनको पद्मश्री यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है उनके काम के लिए, जहाँ पर उन्हें हंड्रेड्स ऑफ लैंड रेसेस जो उसको सेव किया है,
ठीक है, मतलब ये होता है वाइल्ड वेराइटी ऑफ कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स एट विलेज लेवल। अभी क्या हो रहा है, अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है, ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं उनके यहाँ पर जो समस्या है वो इंक्रीज हो रही है, ट्रेडिशनल क्रॉप जो उनको यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे सिनारियों में इन्होंने अभी भी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, ट्रेडिशनल वेराइटी है, उसको बचा कर रखा है। इससे इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है लैंड रेसेस रेफर किया जाता है नेचुरली ऑकरिंग वेरिएंट ऑफ कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप, जो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, नेचुरली। ठीक है, जीएम क्रॉप हमने ऑलरेडी हमारे जो एनवायरमेंट का कोर्स है उसमें देखा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर कमर्शियली ग्रोन क्रॉप जो होते हैं, जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू, जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू यहाँ पर उगाए जाते हैं। मतलब क्या है, समझ लो अगर मैं ह्यूमन केस से बताऊँ, तो एक यूएसए की यूएसए, मतलब समझ लीजिए यूएसए जो है वहाँ पर एक बैल है और हमारे इंडिया की एक गाय है। अब इंडिया की गाय अगर इंडिया के बैल के साथ मीटिंग कर रही है तो इतना अच्छा दूध नहीं दे पा रही है, लेकिन यहाँ पर भाई यूएसए का वो जो है वो खतरनाक इस तरीके से वो ये करता है कि मतलब गाय जो है बम दूध देना शुरू कर देती है। तो मतलब क्या है, इससे उसकी मीटिंग करवाना, तो इस तरीके से होता है। ये तो हो गया भाई, ये कर रहे हैं हम मीटिंग करवाएं। लेकिन क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग भी यहाँ पर होती है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जीन जो है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, जीन में चेंजेस किए जाते हैं, जिससे कि जो प्लांट है उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जो भी समस्याएं आ रहे हैं उससे वो लड़ सके, है ना। तो ये होता है, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइब्रिड राइस व्हीट, यहाँ पर वेराइटी जो है हाई यील्डिंग की हमें देखने को मिलती है, डिजायरेबल ट्रेट जो है उनके चेंज किए जाते हैं। अभी देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अगर हम देखते हैं तो जेनेटिक मटेरियल अल्टर्ड किया जाता है इस तरीके से कि डिजायर्ड ट्रेट्स हम अचीव कर सकें। समझ लो कि एक जगह पर कोई बहुत ही एक कोई एरिया है, ये एरिया में जो भी झाड़ उग रहे हैं, जो भी पेड़ उग रहे हैं, जो भी क्रॉप्स उग रहे हैं, तो उनको पर्टिकुलर एक बीमारी हो रही है। ठीक है, तो अब ये बीमारी से लड़ने के लिए उनके जीन में चेंजेस किए जाएंगे कि अब उस वायरस का, उस बैक्टीरिया का उन पर कोई असर ही नहीं होगा। मतलब हम जीन में चेंज करके कुछ डिजायर्ड ट्रेट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे तो ऐसा बोला जाता है कि भाई ये जीन चेंज करके हम पूरा का पूरा हमें जैसा बच्चा चाहिए उस तरीके से ले पाएंगे, कि नाक कैसी रहनी चाहिए, आँख कैसी रहनी चाहिए, उसका दिमाग कितना तेज रहना चाहिए, ऐसा सब। फिर ये इसको जेन टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब यहाँ पर कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर ये काम करता है। हालांकि डिटेल में मैंने एनवायरमेंट के कोर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप्स, लेकिन खैर यहाँ पर भी शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया है, डीएनए एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन होता है, देन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली प्लांट की ब्रीडिंग जो है इस तरीके से यहाँ पर हो जाती है जीन में चेंजेस करके। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस सबसे पहला तो है कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होता है हाई रेजिस्टेंस होता है डिजीजेस को, क्योंकि उसको हमने चेंज किया, उसके जीन में चेंज किया है, जिससे कि अभी जो हालात है उसको वो सस्टेन कर सके, है ना। जैसे हमने अभी रबर के बारे में भी देखा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। वो मैंने कंटेम्प्रेरी टॉपिक जो एनवायरमेंट के इश्यूज़ में वो कवर किया था कि वहाँ पर क्या हुआ है, वो क्रिएट किया गया, क्योंकि आसाम में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है रबर उगाने के लिए, लेकिन उसके जीन में चेंज किया गया ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन जो है उसको भी सस्टेन कर सके। हाई टॉलरेंस हो जाते हैं कोल्ड, हीट, ड्रॉट, सैलिनिटी के लिए। फूड सिक्योरिटी, मतलब क्या है कि भाई एक एरिया है वहाँ पर अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उगाते हैं तो मतलब क्रॉप अच्छी वैरायटी के उगेंगे, है ना, यील्डिंग उसका हाई हो जाएगा। इसलिए क्या है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है तो साथ ही साथ हम यहाँ पर जो फूड है उसको भी इंक्रीज करेंगे ताकि फूड शॉर्टेज ना हो। इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें देखने को मिलते हैं, हाई यील्ड होता है इसलिए फार्मर की इनकम बढ़ती है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है जिससे कि वो उनका वेस्टेज कम होता है, डिपेंडेंसी जो इम्पोर्ट पर वो यहाँ पर कम हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब कंसर्न अगर हम देखते हैं तो कंसर्न में सबसे पहले यहाँ पर हेल्थ कंसर्न जो हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन हेल्थ पर काफ़ी हैम्पर करता है, इंक्लूडिंग एलर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। हालांकि पूरी तरीके से इसका ये नहीं निकाला गया, लेकिन स्टिल यहाँ पर पाया जा रहा है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम तो होते ही होंगे लॉन्ग टर्म। बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर, किडनी इंजरी, डायबिटीज़, ये अल्जाइमर, ये सब हमें देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल कंसर्न अगर हम देखें, स्पीशीज़ की वैरायटी जो डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। वायरल जीन अगर ऐड किया जाता है क्रॉप में तो वायरल रेजिस्टेंस ये ट्रांसफर हो सकता है बाकी वायरल पैथोजेंस में भी, और उससे भी समस्याएं हो सकती है। इकोनॉमिक कंसर्न अगर हम देखते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली प्रोसेस है। हाई यील्ड जो है एज प्रॉमिस, जितना प्रॉमिस कर रहा है ये उतनी हाई यील्ड नहीं देता है। एंड जो वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन है कुछ कंपनीज के द्वारा ही यहाँ पर किया जाएगा, फिर वो अपने मन मुताबिक रेट, क्योंकि वो जेनेटिक चेंजेस करके वो कंपनीज जो है वो तो उगा लेगी अच्छा खासा अनाज, लेकिन फिर उसके बाद अनाज अगर पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाता है तो अपने मन मुताबिक यहाँ पर कार्टेलेज सिस्टम करके मस्त पैसा जो है वो कमाएंगे। ये हमें देखने को मिल सकता है।
और एथिकल कंसर्न भी है कि यार तुम ऑर्गेनिज्म को जिस तरीके से भी उनको बड़ा होना है, तो आप मिक्सिंग करके ये सब प्रॉब्लम्स क्यों कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ हो रही है। और बाकी अगर आपको ज़्यादा जानना है तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कोर्स जो है MM Academy ऐप पर या फिर themmacademy.in ये वेबसाइट पर जाकर आप कोर्स जो है वो ले सकते हो। आइए यहाँ पर आइडिया स्पेस देखते हैं। तो यहाँ पर एक भी एडिटोरियल जो है बिल्कुल भी काम का नहीं है। यहाँ पर ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं। ये कैपिटल अगेंस्ट कास्ट, ये अगर आप देखोगे तो इसमें स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये दो अगर आप देख लोगे तो सफिशिएंट है, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं एडिटोरियल पेज पर, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं निकलता है। देन उसके बाद आते हैं हम 19th पेज पर। तो RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है वो देखने को मिल रही है। अब इसमें हो क्या रहा है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जिससे कि यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी खुल जाएगा। तो ये क्या है, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि स्कीम के अंतर्गत रिटेल इन्वेस्टर मतलब इंडिविजुअल जो है वो भी अब यहाँ पर अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं RBI के साथ। देखिए क्या है, अभी क्या होता है, अभी हम हमारे बैंक में खाता खोलते हैं, क्या हम RBI में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो RBI के इसमें भी अकाउंट ओपन कर पाएगा। कौन सा अकाउंट? लेकिन नॉर्मल पैसे वाला क्या, नहीं, डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। अब ये डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट क्या होता है? गिल्ट अकाउंट का मतलब है कि एक बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर पैसों का लेन देन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, ट्रेजरी बिल जो होते हैं, उनका लेन देन होता है। समझ में आया आपको? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं जो बाय एंड सेल करते हैं सिक्योरिटीज फंड, बास्केट ऑफ सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड। अभी क्या होता है, अभी अगर आपको म्यूचुअल फंड इसमें उसमें करना है तो अभी आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, है ना। अलग अलग स्कीम आती है ना बैंक की कि भाई म्यूचुअल फंड में डालो। तो मतलब क्या होगा, आप इनके थ्रू म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो। अब इनके एकदम आसान नॉन टेक्निकल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप गए, यहाँ से म्यूचुअल फंड में आपने डायरेक्ट नहीं डाल रहे हो आप। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से डाल रहे हो तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर पैसा चार्ज करते हैं उसके लिए। तो अब क्या होगा, आप डायरेक्टली आप यहाँ पर कर पाओ। तो मतलब क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट को जब भी पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो इशू करती है। इकोनॉमिक कोर्स में मैंने सब कुछ समझाया हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो यहाँ पर इंसान को दे दी एंड इंसान ने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, ये सिक्योरिटी मिल गई। मैच्योरिटी पीरियड होती है, कुछ टाइम के बाद मैच्योर्ड हो जाएगी एंड फिर ये इंसान जो है उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। अब देखिए प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, लेकिन प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मज़ा आता है वीडियो का। शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से जो कम होते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी होती है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ट्रेजरी बिल और बॉन्ड ये इशू कर सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटीज ही इशू कर सकते हैं। ये भी प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो भी कहते हैं। अब इसका एम क्या है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर लाया है, तो एम है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को डाइवर्सिफाई किया जाए कि भाई एक ही पर्टिकुलर लोगों ने डोमिनेट नहीं करना चाहिए। बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, इन्होंने। सिग्निफिकेंस क्या है, एक आत्मनिर्भर भारत बिल्ड होगा कि भाई लोग जो है अब खुद होकर यहाँ पर कर पाएंगे। ईज ऑफ एक्सेस हो जाएगा, लोग अब इजीली यहाँ पर एक्सेसिबल रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उसका लेन देन कर पाएंगे। गवर्नमेंट बोरिंग जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी कि अब आम इंसान जो है सीधे तरीके से आएगा तो ले लेगा। फाइनेंशियल डोमेस्टिक सेविंग जो है वो भी हमें देखने को मिलेगी। देन उसके बाद 17th पेज पर आते हैं, उसमें हमें 6th एडिशन जो है शक्ति 2021 का वो देखने को मिल रहा है। अब ये न्यूज़ क्या है, 6th एडिशन जो है इंडिया फ्रांस शक्ति 2011, ये बायलैटरल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट की जाएगी नवंबर फ्रांस में। अब इंडियन साइड से अगर देखें तो जो प्लाटून स्ट्रेंथ है ऑफ गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन, ये पार्टिसिपेट करेगी इस एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर इसके बारे में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ये टेररिज्म ऑपरेशन जो उसको काउंटर करने पर फोकस करती है, सेमी सर्बन टेरेन में अंडर यूनाइटेड नेशन मैंडेट। और एम है कि यहाँ पर मिलिट्री कोऑपरेशन जो उसको एनहांस किया जाए, इंटर ऑपरेबिलिटी जो है दो आर्मीज़ के बीच में उसको बढ़ाया जाए। बाइनियल एक्सरसाइज जो है आर्मीज़ के बीच में दो कंट्री उसको यहाँ पर किया जाए और स्टार्ट किया गया 2011 में। कंडक्ट किया जाता है अल्टरनेटिवली इंडिया और फ्रांस में। लास्ट वाला 2019 में राजस्थान में देखने को मिला था। बाकी डिफेंस एक्सरसाइजेस अगर हम देखते हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो वरुण होती है नेवल एक्सरसाइज है, डेजर्ट नाइट 21 एंड गरुड़ एयर एक्सरसाइज है, शक्ति आर्मी एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमें आज का न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगा होगा।
और इसी तरीके की करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया है नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं, यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।